नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि भैराली, वॉइस ओवर एंड डबिंग आर्टिस्ट और एक वॉइस ट्रेनर। दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं कुलदीप चंदेल जी, जो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पहला एपिसोड हमने इनके साथ रिकॉर्ड किया, बहुत मजेदार बातें हुई और ऐसा लगा कि अभी बहुत सी बातें हैं जो रह गई हैं। इसीलिए हमने पार्ट 2 को रिकॉर्ड किया है आपके लिए। वॉइस शाला में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का पॉडकास्ट भी, आज की रिकॉर्डिंग भी, आज की बातचीत भी हमारी बहुत अच्छी जाने वाली है। और बिलासपुर के लोगों को खास तौर पर ये बातचीत सुनने के बाद बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुलदीप जी, जी। बहुत अच्छी बातें आपने हमें बताई। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं। आपका तजुर्बा जो है वो मायने रखता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही लाइफ में ऐसी चीज होती है जो कहीं आपको बाजार में नहीं मिलेगा। वो आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस जो ऐसे आते हैं उनसे ही आपको सीखने को मिलता है। और जब मिल जाता है तो अगर आप दूसरों के साथ साझा कर लें, बांट लें, तो एक हेल्प मिल जाती है सामने वाले को कि अगर मैंने गलती की है भाई, सामने वाले को हम कहते हैं तुम ये मत करना, मैं ये भूल कर चुका हूं। तो हमारे बड़े जब हमें कुछ बताते हैं या समझाते हैं, वो उसी तरह का काम करती है। तो आपसे मेरा अब ये अगला सवाल ये रहेगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि जितनी भी बिलासपुर की चीजें अब प्रगति पर हैं, भगवान करे सब बहुत अच्छे से चलता ही रहे, यूं ही निरंतर बिलासपुर आसमान छुए, बहुत ऊंचाइयां छुए। लेकिन अगर आपको एक पावर दे दी जाए कि कुलदीप चंदेल जी को एक पावर दी जाती है भगवान की ओर से, अब आप जो चाहें बिलासपुर में बदलाव कर सकते हैं, तो एक बात आपको बतानी है, ऐसा कौन सा एक बदलाव है जो आप चाहते हैं कि आप कर पाए? मैं किसी को निराश दुखी नहीं देखना चाहता। बहुत अच्छी बात है। किसी को निराश और दुखी नहीं देखना चाहता। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो। हर बेरोजगार को काम मिले। और सब, जैसे हमारा वेदों का भी एक वाक्य है कि सब सुखी रहें, वैसा मैं चाहता हूं कि सब सुखी रहें। इसके लिए जो भी भगवान की प्रेरणा से मुझे काम करने का मौका मिलेगा, मैं करूंगा। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपने तो कुछ ही शब्दों में सारी बात कह दी कि अगर सब सुखी है, और सुखी इंसान तभी होता है जब उसके पास सारी सुविधाएं होती है, सारी अच्छाइयां होती है, पॉजिटिविटी होती है, तभी तो सुखी रह पाएंगे। और एक जी। इंसान अकेला सुखी नहीं रह सकता। अगर आसपास दुख है, माहौल खराब है, तो कितना ही पैसे वाला इंसान क्यों ना हो, वो उन दुखी लोगों के बीच में सुखी नहीं रह पाएगा। लेकिन नहीं। सभी सुखी हैं तो हम सुखी रह पाएंगे। तो ये बहुत अच्छी हाँ। बात है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अब कुलदीप जी, आप थोड़ा अपने परिवार के बारे में बताइए कि परिवार में कौन कौन है। क्या पत्रकारिता जो आपने अब तक की, निभाई, इसी सिलसिले को आगे कोई परिवार में है जो लेकर जाएगा? परिवार में हम चार भाई और दो बहनें हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। जी। और मेरी शादी 1976 में हुई थी। पंजाब की लड़की थी। और 12 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। जी। तो उसने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि मैं कलम का सिपाही रहा। और हम्म। जो लिखने से मिला उसमें गुजारा करता रहा। हम्म। तो मिसेज कभी हंस कर कहती थी कि लेख का नाल कोई ब्याह नहीं करावे, क्योंकि हाथ हाथ तंग रहता था। हम्म। और उसको भी अपनी जरूरतें के लिए पैसे चाहिए होते थे। तो हम्म। जैसे तैसे गाड़ी चलती रही। जब भी कोई ऐसा, जैसे बिलासपुर में चिड़िया का व्रत मशहूर है, या हम्म। करुआ चौथ का व्रत होता है, हम्म। तो हफ्ता पहले बोल देती थी कि मेरे को 200 रुपए का इंतजाम करके रखना। हम्म। तो हफ्ता पहले उसने बोल देना, तो हमने मेरे को टाइम मिल जाता था, तो हमने उसका वो जो आदेश हुआ होता था वो कर देते थे पूरा। हम्म। ये ये मेरा सौभाग्य रहा कि वो उसने मेरे को पल पल मेरा साथ दिया। कभी एक्स्ट्रा कोई डिमांड नहीं की। जो कपड़े उनका सूट मैंने लाकर दे दिया वो उसने पहन लिया। और हम्म। अच्छा जीवन साथी अच्छा था। अच्छी लाइफ निकल गई जितनी निकली।
बहुत और अच्छी। मेरे एक बेटा है, करण हम्म। उसका नाम है। वो भी थोड़ी पत्रकारिता में शौक रखता है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आगे कम से कम यही विचारधारा जाएगी, यही संस्कार जाएंगे तो डेफिनेटली कुछ बहुत कमाल का हो सकता है। जी। मेरी रचनाओं रचनाओं की सबसे पहली पाठक मेरी मिसेज होती थी। जब हाँ। जब जब भी मैं कुछ तब लिखना पड़ता था ना गत्ते के कागज के ऊपर। कोई हम्म। कहानी लिखी, कोई लेख लिखा, मैं रख दिया एक तरफ को। अभी उसको पोस्ट करना होता, भेजना होता, तो वो पढ़ लेती थी दाव लगाकर। वाह। जब उसको कि क्या लिखा है इन्होंने। हम्म। तो जब भी कोई किसी मैगजीन में, किसी अखबार में कोई छप कर आता, तो सबसे हम्म। पहले वो पढ़ते थे कि आज इनका क्या छपा है, आज क्या खबर छपी है, क्या कहानी छपी है, क्या लेख हम्म। कविता छपी है। सबसे पहली पाठिका होती थी और सबसे पहली उसकी प्रतिक्रिया रहती थी। ये बड़ी सुंदर बातें आप बता रहे हैं, और ये यही बहुत अच्छी लम्हे होते हैं जो हमेशा जहन में रहते हैं। बहुत अच्छी जी हाँ। लगती हैं ये चीजें, क्योंकि आजकल के माहौल में तो ये बड़ा मुश्किल है हस्बैंड वाइफ के बीच में कि भाई वाइफ को कह दिया जाए कि भाई बस गुजारा करना है, तो बड़ा मुश्किल हाँ हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे, बहुत सारी डिमांड्स हाँ हैं। पर वो हाँ जमाना ऐसा ही था जहां पर कॉम्प्रोमाइज किए जाते थे। हाँ, और मेरे उसमें जब साहित्य बहुत छपता था अखबारों में, हमारी बहुत कहानियां छपती थी, बहुत पत्र आते थे, पाठक पाठिकाओं के पत्र आते थे, कई पाठिकाओं के लंबे लंबे पत्र होते थे। तो सबसे पहले वही पढ़ती थी। वाह। जिसका भी कोई पत्र पत्र आएगा तो श्रीमती जी ने पत्र खोलना, आज फलाने का पत्र आया है, आज फलाने का हम्म। पत्र आया है। हम्म। तो एक बार एक मंगलीक लड़की शीर्षक से कहानी छपी थी। हम्म। तो एक रामपुर की तरफ से किसी सीधे साधे लड़के ने चिट्ठी भेजी, पत्र भेजा। तो आदरणीय माता पिताजी, मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं भी मंगलिक हूँ। तो मैं उसको बेचारे को पता नहीं लगा कि उसने सोचा कोई खबर आई इनकी कोई लड़की है जिसकी कोई शादी नहीं हो रही है। तो वो ऐसे ऐसे कई कई किससे? मतलब कुछ है। तो ऐसे कई हम्म। किस्से ऐसे रहे हैं। हाँ, हाँ। तो कुलदीप जी, आपके साथ जैसे किस्सों की बात अभी शुरू हुई, बहुत कुछ घटा होगा। 40 साल का जो अरसा है ये बहुत बड़ा होता है। अच्छी खबरें बहुत। भी आपने लिखी होंगी, बुरी खबरें भी लिखी होंगी, मस्ती भी की होगी। ऐसी कोई न्यूज है जिसे लिखने में, जिसे करने में कंप्लीट आपको बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी, बहुत मतलब मेहनत लगी, और जिसे आप कभी भुला नहीं पाते? ऐसा कई बार हुआ। जब किसी गुंडों के खिलाफ, आपराधिक तत्वों के खिलाफ खबर लिखनी है, छपनी है, तो उनको तकलीफ तो होती है। एक बार क्या हुआ कि जी। गोविंद सागर झील के किनारे नाले का नाउन घाट है। हम्म। एक वहां पर एक पुलिस सिपाही और एक थानेदार था, उसको हम्म। एक गुंडे ने पीट दिया। अच्छा। तो हम्म। हमने खबर लिखी, भेजी, तब वीर प्रताप में खबर छपी शीर्षक से, हम्म। सिपाही पिटता रहा, थानेदार भाग गया। इस हाँ, शीर्षक से खबर छपी। तो अच्छा। उस बड़ी बड़ी हलचल हुई। तो हम्म। एक बार एक गुंडे ने लड़की को, कॉलेज की लड़की को थप्पड़ मार दिया हम्म। बाजार में। तो हमने वो भी खबर लिखी, तो छपी। तो गुंडा आकर हमें चैलेंज कर गया कि हाथ तोड़ दिए जाएंगे। अच्छा, मतलब धमकियां भी ऐसे मिलती रही? बहुत मिलती रही। हम्म। ऐसे कई बार, जैसे एक कोई मार्केट में ही कोई ऐसी लेडी थी, वो देह व्यापार का काम करती थी। अच्छा। तो उसमें उसका बेटा उसको और भी साथ साथ देते थे। तो हम्म। जब उनके खिलाफ को उसने, उसके पास को 300-400 घड़ियां थी लोगों की रखी हुई। तो एक बार जब उनके खिलाफ खबर लिखी, तो उसके बेटे ने सुबह सुबह जब सड़क को निकलता, तो मेरे ऊपर अपनी कार टैक्सी चढ़ाने की कोशिश की। ओहो। तो मैंने, सर बार बार ये कार मेरे पीछे आ रही है, क्यों आ रही है? तो मैंने जब देखा, तो उसमें उसका लड़का बैठा हुआ था। तो हम्म। ऐसे कई किस्से जिन्होंने कई बार कोशिश की, अटेम्प्ट। वो एक था आपराधिक प्रवृत्ति का लीडर था, नेता था, वो स्टूडेंट लीडर।
तो उसने उस समय के शिक्षा मंत्री नारायण चंद्र पराशर होते थे, उनसे शिकायत की कि इसको अखबार के संवाददाता से हटाया जाए। तो उसने मंत्री जी ने इनकार कर दिया कि हम्म। इसको मैं तो क्या चीफ मिनिस्टर भी नहीं हटा सकता, इसको इसका संपादक ही हटा सकता है। हम्म। तो वो वही दूसरा उसी पार्टी का एक और लीडर सुन रहा था, उसने आकर मेरे को बता दिया कि आज तेरी शिकायत होगी मंत्री जी से, ये ऐसा ऐसा हम्म। बोल रहा था फलाना आदमी। मैंने कहा चलो बोलने दो, करने दो। ऐसे ऐसे कई वाकया होते रहे जिंदगी में। हम्म। कईयों को जब किसी के खिलाफ कोई खबर लिखनी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर लिखनी है, तो उसको खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा, वो गुंडागर्दी से ही कर सकते हैं और क्या हम्म। करेंगे। लेकिन हमने कभी झुके नहीं। झुके नहीं। बड़ा मुश्किल है सच बात लिखनी। पत्रकारिता कोई आसान काम नहीं है आजकल। जैसा हम देखते हैं न्यूज चैनल्स पे टेबल पीट पीट के अपनी बात को कहा जाता है। कहीं ना हाँ कहीं हमें सच और झूठ का कोई पता नहीं है आम जनता को कि ये सच है भी कि नहीं और कितने परसेंट की इसमें सच्चाई है। पहले जो हाँ। आप बात कर रहे हैं उस समय में 100% सच होता था और ये- बिलीव किया जाता था कि जो लिखा गया है ऐसा घटा है, ऐसी बात हुई है। आज की हाँ डेट जी। में अगर हम कोई न्यूज ऐसी सुन लेते हैं तो 2 दिन बाद पता चलता है ये फेक न्यूज थी, जी हाँ बात कुछ बिल्कुल। और थी, उसे परोसा किसी और तरह से गया। हाँ जी हाँ। तो आजकल के माहौल में आपका कोई पसंदीदा पत्रकार, कोई न्यूज चैनल, कोई न्यूज़पेपर कोई है जो जिसे आप पढ़ते हैं और आप पसंद करते हो? आज भी कोई, जैसे कभी जनसत्ता देख ली, दैनिक जागरण देख लिया एडिटोरियल पेज, हम्म। या पंजाब केसरी का देख लिया, हम्म। कोई ट्रिब्यून देख लिया, कोई हम्म। वो बात नहीं रही अब अखबारों में भी। नहीं रही। हम्म। नहीं रही। अखबार वाले भी, अखबार के संपादक भी अपना एडिटोरियल अपना पेज इस फेसबुक पर डालेंगे, हम्म। सोशल मीडिया में डालेंगे अपनी बात प्रचार के लिए। आजकल तो मैंने ऐसा हो गया है। बिल्कुल प्रचार से ही चल रहा है, बल्कि जो पन्ने हैं वो प्रचार मतलब इतना है हर चीज का, बड़े बड़े अक्षरों में बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया है न्यूज़पेपर्स पे। तो मतलब जो मेन मुद्दा है, जो मेन मकसद है न्यूज रीडिंग का, न्यूज़पेपर का, वो तो वो बहुत तो नहीं ढूंढना रहा पड़ता है, है। वो तो नहीं रहा। हम्म। नहीं रहा है। अब न्यूज़पेपर पढ़ने वाले भी एक जो पीढ़ी है, वही अब नई पीढ़ी तो पढ़ती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं याद करती हूँ कि हम जब छोटे थे तो हमारे फादर हमें रोज ये कहते थे कि घर में हिंदी अंग्रेजी दोनों अखबार आते हैं, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपकी हिंदी भी अच्छी होगी, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। और हमें बिल्कुल। एक वो दिया जाता था कि क्या पढ़ा, पूछा जाता था, कभी कभी फादर पूछ लेते थे कि हाँ क्या हाँ पढ़ा, क्या अच्छा लगा, ये क्या है वो क्या। तो एक डर रहता था, एक भय रहता था कि कभी भी पूछ सकते हैं, तो थोड़ी सी पढ़ ली जाए न्यूज रीडिंग। और उस समय चाहे हमें बोरियत होती है, बचपन में अजीब लगता है, पर वो जो एक आदत बनी वो आज भी है। तो ये बहुत अच्छी हाँ। चीजें हैं अखबार पढ़ना। अ, हम अपनी वॉइस ट्रेनिंग जब देते हैं तो हम भी यही बात कहते हैं कि जितना हो सके न्यूज को रीड कीजिए, जोर जोर से पढ़िए, क्योंकि आपको रिकॉर्डिंग करनी होगी तो आपके शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए, शब्द साफ आने चाहिए। तो बहुत सारी ये एक्सरसाइजेज हम लोग भी करवाते हैं जो अखबार से रिलेटेड है। तो बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दिया कि कहीं भी मुश्किल है एक राइट पत्रकार ढूंढना अपना उसमें। अच्छा कुलदीप जी ये बताएं कि ये जो समाज में इतना चेंज आ गया, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है, अब तो डर का भी एक, डर की परिभाषा भी बदल चुकी है। आपको तो थ्रेट्स मिले कि भाई मार देंगे, हाथ तोड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो आपको कभी उस समय डर नहीं लगा कि छोटा सा शहर है, कोई मेरे साथ हादसा ना हो जाए, मेरे परिवार का हम्म। क्या होगा? एक आम जन के हिसाब से आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं भयभीत होते होंगे, तो आपको क्या उस समय महसूस होता था? नहीं, उसमें पत्रकारिता का जुनून था। वो हम्म। देखा जाएगा, देखा हम्म। जाएगा जो होगा। हम्म। जो खबर होगी वो लिखनी लिखनी है। हम्म। और बहुत ऐसे मौके आए। कईयों ने एक बार एक होमगार्ड के
उसके कमांडेंट थे यहाँ पर, कोई खबर लिखी, वो होमगार्ड के लोग आए मेरे पास, उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो खबर लिखी। तो मैंने जब उस कमांडेंट से उसका वर्सन लेना चाहा कि आपके खिलाफ ये बात आ रही है, आप बताइए अपना। तो हम्म कमांडेंट ने बोला मैं नहीं परवाह करता हूँ अखबार वगैरह की, जो हम्म मर्जी छापो। तो मैंने उसकी बातें ऐसे लिख दी कि वो बोलता है मैं नहीं परवाह करता अखबार के। और हम्म दूसरे दिन उसका टेलीफोन पर तबादला हो गया जब खबर छपी हम्म उस कमांडेंट ने। तब तब ऊपर वो से बड़े अफसर भी इसका अखबार में छपी खबर का संज्ञान लेते थे। आज तो हम्म। कोई आज परवाह ही नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हाँ, तो एक सही पत्रकार कैसा होना चाहिए? उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए? उसे किस तरह से समाज को जो मैसेज है वो पहुंचाना चाहिए? उसकी कुछ बात करें, आप बताएं, सिखाएं हमें कैसा होना चाहिए। देखो पत्रकार के पास एक दर्पण होता है, शीशा होता है, वो समाज को समाज का आईना बताता है। पत्रकार जो समाज में घट रहा है, आसपास घट रहा है, पत्रकार ने वही बताना है, अपनी तरफ से नहीं उसने बताना है। हम्म जो समाज में आपके पास घटा, खरा घट रहा है तो खरा बताए, बुरा घट रहा है तो बुरा बताए। क्योंकि पत्रकार के पास एक शीशा है, वो कहानी नहीं लिखेगा, वो खबर लिखेगा। जब साहित्य हम्म की दुनिया में जाएगा तो वहां पर चल पड़ेगा, फिक्शन चलेगा, हम्म कहानी चलेगी। लेकिन अब खबर लिखनी है तो सच से सामना तो करना ही पड़ेगा, सच तो बताना ही पड़ेगा। हम्म। तो ये भी तो जंग उस में लड़ने जैसा है। बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हमने हमने भुगता है। लोगों ने हमारे खिलाफ बहुत चिट्ठियां हमारे संपादक को लिखते थे, शिकायतें भेजते थे। संपादक महोदय वो चिट्ठियां हमें भेज देते थे कमेंट्स के लिए कि आपके खिलाफ ये आया। कई कई लिख देते थे, बोल देते कि आपका संवाद आया था, हमने शराब पीकर नालियों में पड़ा हुआ देखा, ऐसा अच्छा। हाँ ऐसा हाँ। बोल देते। तो हम्म संपादक जी का एक मेरे को पता है, उन्होंने एक अपने चीफ सब एडिटर से कहा हम्म कि चंदेल, कुलदीप चंदेल कुछ भी हो सकता है लेकिन वो बेईमान नहीं हो सकता है। तो मेरे कितनी बड़ी को बात। जब मेरे को पता लगा कि संपादक जी ने ऐसा कहा, तो हम और भी, हमारी छाती चौड़ी होगी, हमें और हम्म भी जोश आ गया। या नहीं, हम्म। नहीं डरेंगे किसी से। जो लिखेंगे वो डंके की चोट पर लिखेंगे। आज वो बात नहीं रही है। वो बात नहीं है। तो कलम जो है एक हथियार है, उसका सदुपयोग भी हो सकता है और गलत तरह से भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सत्युपयोग। हाँ, जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम्म इसका सदुपयोग ही होना चाहिए। जो हम्म दुरुपयोग करते हैं वो जल्दी बेनकाब हो जाते हैं, हम्म। जल्दी जल्दी सामने आ जाते हैं। समाज उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सही कह वो रहे हैं आप। खबर तो छप जाएगी लेकिन वो बात नहीं होगी, समाज नहीं रिकॉग्नाइज करेगा उनको। हम्म। ठीक हम है। में कोई कोई भी कमी होगी, अगर जो ठीक पत्रकार है उसमें कुछ अपने, वो शराब पिएगा, कुछ करेगा, लेकिन अगर वो अपनी ड्यूटी ठीक करता है तो समाज उसे रिकॉग्नाइज करेगा। हमारे बारे में तो कईयों ने कहा कि जैसे पहाड़ी में, यार तैने तो मुंडकी हाथ पर रख कर पत्रकारिता की। हम्म। अब आप पहाड़ी में पता नहीं कि समझे कि नहीं मैं समझे। समझ गई, समझ गई, समझ गई। हाँ, लेकिन आप फिर ऐसे भी दर्शकों को समझा दें, क्योंकि उनको सबको तो पहाड़ी नहीं आती। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष होते थे पुरुषोत्तम टाडू। जी। तो उन्होंने एक बार मेरे को कहा, मिल के, मेरे से तो बहुत बड़े थे, कि यार आपने गर्दन हाथ पर रखकर पत्रकारिता की है। हम्म। क्या कहते हैं ना, जान पे खेल के किसी काम को करना, ये वैसा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हम्म। जी, हाँ। मिलता है कि आजादी जब मिली है तो उसमें भी कलम की ताकत बहुत ज्यादा मायने रखती थी। कुछ भी बड़ा होने वाला होता था तो उससे पहले उस समय की पत्रकारिता कैसी थी हम सब जानते हैं। वो भी जान पर खेल कर ही सबने लिखा और अपने विचारों को हाँ, बताया, पहुंचाया लोगों तक, ऐसे गंभीर जी, समय में भी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी। हमारे सामने, उनका उदाहरण है, बहुत अच्छे। उनके उसमें 1947 से पहले उन्होंने बहुत काम किया पत्रकारिता में। आपके आइडल कौन रहे हैं कुलदीप जी? आप किसको देख कर या किसी को कभी इतना पढ़ा हो कि आपके मन में आया कि अब मैं पत्रकारिता करने वाला हूँ?
मेरे जनसत्ता के प्रभास जोशी होते थे। प्रभास जोशी जी मेरे आइडल रहे। अच्छा, कुलदीप जी, आपने कभी फिल्में वगैरह देखी? क्योंकि कलम से प्यार तो हम समझ गए, साहित्य से प्यार आपका समझ गए, और भी कोई हॉबी है आपकी? आपको फिल्में देखना पसंद है? फिल्में कभी पुराने समय फिल्में देखी थी। जब हम्म। पाकीज़ा के बाद कोई फिल्म नहीं देखी। पाकीज़ा देखी पाकीज़ा आपने? पाकीज़ा देखी और उसके बाद कोई फिल्म नहीं देखी है। अच्छा, देखी जब ही नहीं। पाकीज़ा, हाँ हाँ। पाकीज़ा निकली निकली थी ना, तो वो देखी है। उसके बाद कोई फिल्म नहीं देखी। तो फिर तो ये अगला सवाल बेकार हो गया आपके लिए कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, क्योंकि आपने तो पिक्चरें ही नहीं देखी, फिर भी आप कुछ जानते होंगे। अब पुराने समय में जो पुराने एक्टर थे, देवानंद, राजकुमार, दिलीप कुमार, मनोज कुमार, ये अ, अच्छे एक्टर थे। और एक्ट्रेस? पुरानी नरगिस, नरगिस। मीना मीना कुमारी, मीना कुमारी। जी। मीना कुमारी, हाँ जी, अच्छे जी जी। अच्छे थे। हम्म। बहुत अच्छी लग रही हैं आपकी बातें, बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। एक आखिर में आपसे कहूंगी कि एक छोटा सा संदेश जो हमारा बिलासपुर का यूथ है, जो युवा है, उसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो नशे से दूर रहे। आजकल नशा की गिरफ्त में बहुत से युवा, बहुत से बच्चे आ रहे हैं। यदि हम्म। आप नशे से दूर रहेंगे और मेहनत से काम करेंगे तो आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। नशे से दूर रहे, नशे से दूर किसी रहें। भी किस्म का नशा नहीं करें। हम्म। मैंने देखा है कि एक तो नशा, और ऊपर से ड्राइवरी का जो एक जुनून हिमाचल में है ना, वो और कहीं मैंने देखा नहीं। पंजाब में भी है, पंजाब में भी बहुत देखते हैं कि बस गाड़ी चलानी है, ट्रक स्पेशली, है ना? हाँ जी, हाँ, हाँ जी। हम्म। और ये जो उसकी इन चीजों के चक्कर में पढ़ाई कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, वो अधूरी हो जाती है, और वो जब पढ़ाई पूरी शिक्षा ही नहीं हुई तो आगे ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि वो पैसा कमाने का एक जरिया पता चल गया, तो हम कमाने निकल गए। और फिर कुछ अरसे हाँ जी, बाद अफसोस भी होता होगा कि पढ़ाई पूरी कर ली होती तो बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये हम्म। तो है ही है। हम्म। ये पैसा ऐसी चीज है कि पैसा एनर्जी तो है ही है, हर एक के मन को बदल देता है, और खास तौर पे बुरे वक्त में अगर एक सहारा मिल गया पैसे का, तो लगता है कि अब इस तरह से इजीली कमाया जा रहा है, अब क्या करना है, पढ़ के भी तो कमाना ही है, तो चलो अभी ऐसा ही ठीक है। तो इसीलिए आज जो आपके साथ इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, जो पहला भी हमारा एपिसोड था, उसका जो मेन उद्देश्य था कुलदीप जी, वो यही था कि हमारा यूथ ऐसी चीजों को सुने, समझे, और अपने विचारों में कुछ बदलाव लाए, क्योंकि आगे आने वाला समय और भी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। अभी हमने कोरोना का समय देखा, कितना डरावना था। कलयुग हम बोलते हैं, कलयुग में तो अब ये सब होगा, आगे आगे बहुत मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं? तो अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को सुनेंगे, और उनके भी चैलेंज अपने जमाने के हिसाब से बहुत बड़े थे, बहुत अलग थे, तो हम एक प्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, कि नहीं, मुझे भी अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जरूर कुछ करना है। उसे गर्व महसूस कराना है, अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराना है। ये भावना जब मन में आ गई तो बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी, और बहुत मजा आएगा अपनी दिक्कतों में भी। क्योंकि जब अपनी कहानी कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे कि क्या हुआ। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हीरो की जिंदगी में कितने ही दिक्कतें आई, और अंत में हीरो इसीलिए बोला जाता है हीरो, क्योंकि उसने विजय प्राप्त की उन कठिनाइयों से लड़ के, अपने सर्कमस्टांसेस से। तो रियल हीरो हैं आप भी, बिलासपुर के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं बिलासपुर वासियों को, तो मंच आपके लिए है, आप बता सकते हैं, आप कह सकते हैं। बिलासपुर वासी हो, चाहे हिमाचल वासी हो, चाहे देश के वासी हो, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। हमारा राष्ट्र के प्रति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पहले राष्ट्र है, फिर जो कुछ है वो हम बाद में है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छा मैसेज। मैं एक बार फिर आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमारे लिए समय निकाला कुलदीप जी। और आशा करती हूँ आपके साथ हम इसी तरह से और भी
रिकॉर्डिंग्स करें और सब तक पहुंचाएं आपके विचार। और आपके लिए, आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। आपकी सेहत अच्छी रहे, आपका अच्छा जीवन रहे। तो आज के लिए इतना ही पॉडकास्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।